हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर किस तरह शादी डिज़ोल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सबसे पहला जो तरीका है वो है बाय एक्ट ऑफ गॉड। इसमें यह होता है कि हस्बैंड या वाइफ में से किसी की डेथ हो जाए तो उसके बाद शादी टूट जाती है। अगर वाइफ फोत हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद हस्बैंड शादी कर सकता है दोबारा। और इसी तरीके से अगर हस्बैंड फोत हो जाता है तो वाइफ भी शादी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि उसको 4 महीने और साथ में 10 दिन का जो पीरियड है वो इद्दत में गुजारना पड़ेगा। ठीक है, ये पीरियड है, उस पीरियड के अंदर वो शादी नहीं कर सकती। हाँ, जब 4 महीने और 10 दिन मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद वो शादी कर सकती है। और इन केस अगर वाइफ प्रेग्नेंट थी जब शोहर फोत हो गया तो उसके बाद उसको तब तक शादी नहीं करनी जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती। उसके बाद दूसरा तरीका है शादी ख़त्म करने का, वो है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़। यानी हस्बैंड वाइफ आप एक दूसरे से अलग हो जाएं और एक दूसरे को डिवोर्स दे दें। अब उसमें सबसे पहले देखेंगे कि हस्बैंड किस तरह वाइफ को डिवोर्स देता है, तलाक देता है। वैसे तलाक का जो मतलब है उसका मतलब है कि अनाउंसमेंट करना, ऐलान करना कि भाई आज के बाद मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है। तो हम उसको आम अल्फाजों में बोलते हैं कि ये तलाक है। ये रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। और जब ये तलाक दी जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त जो वाइफ है वो मौजूद हो, लेकिन हाँ उसको बताया ज़रूर जाता है, उसको कम्युनिकेट किया जाता है कि जी आपको आपके हस्बैंड ने आपको तलाक दे दी है और मुझे कहा था कि मैं आपको बता दूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये तलाक की कितनी जो है ना काइंड्स हैं। अच्छा जी, सबसे पहली जो काइंड है वो है तलाक सुन्ना, जिसको रिवोकेबल तलाक भी कहा जाता है। तलाक सुन्ना इसलिए कहा जाता है कि इस तलाक को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंडोर्स किया है, अप्रूव किया है कि हाँ आप इस तरह तलाक दे सकते हैं। अब उन्होंने कौन सी तलाक़ें हमें बताई हैं, वो बुनियादी तौर पे दो तरीके हैं। एक तलाक है तलाक एहसन, जिसको मोस्ट प्रॉपर तलाक कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि एक शख्स जो है ना हस्बैंड, वो सिर्फ एक दफ़ा सिंगल जुमले में फर्स्ट यानी एक ही दफ़ा उसको प्रोनाउंस करेगा, ऐलान करेगा और कहेगा कि मैंने अपनी वाइफ को तलाक दे दी, या वाइफ का नाम लेके कहेगा कि जी मैंने तुम्हें तलाक दे दी। यानी वो एक दफ़ा उसको बोलेगा और उसके बाद फिर वो तलाक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जब वो कहेगा ना कि मैं अपनी वाइफ को तलाक देता हूँ, तो मेक श्योर करना चाहिए कि उस वक्त जो वाइफ है ना वो जनाब बिल्कुल फ्री हो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल से, यानी वो पाक साफ़ हो। उस वक्त उसके जो हैज़ के डेज चल रहे होते हैं वो ना चल रहे हों, एक ये चीज़। और फिर जब वो उसको कहेगा ना कि मैंने तुम्हें तलाक दी है, तो उसके बाद फिर वो एक जो इद्दत का पीरियड है वो उसने गुजारना है। ठीक है, वो एक पीरियड है, वो एक टाइम है, और वो उस पीरियड में रहेगी। अगर उस पीरियड के अंदर हस्बैंड दोबारा अपनी वाइफ से रुजू करता है या दोबारा उसके साथ कोहैबिटेशन करता है या सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करता है, तो उसके बाद शादी जो वो जो तलाक थी ना वो यानी रिवर्स हो जाएगी, वापस हो जाएगी। लेकिन अगर वो उस पीरियड के अंदर भी दोबारा उसके पास नहीं जाता, रुजू नहीं करता, कोई रिलेशनशिप नहीं बनता इनका, तो फिर वो शादी यानी कि सॉरी जो तलाक है वो कंफर्म हो जाएगी। ठीक हो गया जी। सो तलाक के एहसन, इसको मोस्ट प्रॉपर तलाक कहा जाता है। मैं दोबारा बताऊं, इसमें यह होता है कि हस्बैंड एक दफ़ा कहेगा कि मैंने तुम्हें तलाक दी, और ये तभी कहेगा वाइफ को जब वाइफ बिल्कुल फ्री हो, पाक साफ़ हो, जब उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज ना चल रहे हों। एक चीज़ ही, और दूसरा ये जब उसने ये कहा ना कि मैंने तुम्हें तलाक दी, तो उसके बाद जो वाइफ है ना वो इद्दत का पीरियड जो है ना वो उसको फॉलो करेगी उसको। ठीक है, वो इद्दत का जो पीरियड है, हाँ वो फिर जितना भी पीरियड है वो यानी कि वो इद्दत में रहेगी। अगर उस पीरियड के अंदर हस्बैंड दोबारा उसके पास आता है और दोबारा उसके साथ रिलेशनशिप कायम करता है, तो वो तलाक जो उसने दी थी वो रिवर्स हो जाएगी, वापस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो उस पीरियड के अंदर भी वाइफ के साथ रुजू नहीं करता, दोबारा उसके साथ उसके करीब नहीं जाता, तो वो फिर शादी कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद दूसरी है तलाक हसन, इसको प्रॉपर तलाक कहा जाता है। इसमें यह होता है कि हस्बैंड जो है ना वो वाइफ को 3 मरतबा तलाक प्रोनाउंस करता है, यानी 3 मरतबा ऐलान करता है कि मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी। लेकिन ये एक टाइम नहीं कहता, यानी एक इसके लिए 3 महीने का एक पीरियड है। यानी 1 महीने
कहा, फिर दूसरे महीने कहा, फिर तीसरे महीने कहा। ये ऐसा नहीं है कि एक सांस में कहा कि मैंने तुम्हें तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी, ऐसे नहीं है भाईजान। तलाक हसन में एक पीरियड होता है। आपने एक दफ़ा कहा मैंने तुम्हें तलाक दी, उसके बाद एक महीने गुजर गया, फिर आपने कहा मैंने तुम्हें तलाक दी, फिर दूसरा पीरियड गुजरेगा, फिर आपने कहा। जब तीसरी प्रोनाउंसमेंट हो जाएगी तो उसके बाद वो तलाक जो है ना वो कंफर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे ये है, अगर हस्बैंड फर्स्ट टाइम कहता है मैंने तुम्हें तलाक दी, तो उसके बाद एक महीना उसने वो यानी कि वो इद्दत का पीरियड चलेगा। अगर वो उस एक महीने के अंदर वो दोबारा वाइफ से रुजू करता है तो वो यानी कि तलाक की जो अनाउंसमेंट थी वो रिवर्स हो जाएगी, यानी तलाक का जो उसने ऐलान किया था वो ख़त्म हो जाएगा, शादी बरकरार रहेगी। और इसी तरीके से अगर दूसरी अनाउंसमेंट के बाद भी वाइफ के साथ रुजू करता है तब भी उसकी बचत हो जाएगी। लेकिन अगर जब उसने तीसरी मरतबा कह दिया ना कि मैंने तुम्हें तलाक दी, तो उसके बाद भाईजान वापसी का रास्ता नहीं है, और उस तरीके से वो तलाक क्या हो जाएगी, कन्फर्म हो जाएगी। ठीक हो गया जी। ये तलाक एहसन में एक मरतबा है, इसमें 3 मरतबा है, लेकिन इसमें 3 महीने का पीरियड है। 3 महीने के अंदर यानी कि ये इंस्टॉलमेंट के अंदर आप तलाक देते हैं, किस्तों में आप तलाक दे रहे हैं। ठीक है जी, तलाक हसन यानी किस्तों में तलाक देना, सिंपल अगर आपको ये चीज़ यानी कि मैं आपको बता दूँ। अच्छा जी, उसके बाद है दूसरी बड़ी कैटेगरी तलाक बिद्दत, इरेवोकेबल तलाक। ये वो तलाक है जिसको ज़्यादा डिसअप्रूव किया जाता है, इसको ज़्यादा लोग प्रैक्टिस नहीं करते और इसको ज़्यादा बेहतर नहीं समझा जाता। ठीक है जी। और इसको ट्रिपल तलाक भी कहा जाता है। अब इसमें ये होता है कि आपने 3 मरतबा एक ही सांस में उसको कहा कि मैंने तुम्हें तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। यानी इसमें ये 3 महीने का जो पीरियड नहीं था ऊपर जो मैंने बताया था वो नहीं है वहाँ, यानी कि ऊपर तलाक हसन में तो 3 महीने की वो थी ना, किस्तें थी, इंस्टॉलमेंट थी। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं है, आपने एक ही मरतबा तीनों मरतबा बोल दिया मैंने तुम्हें तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी, तो तलाक हो जाती है। अच्छा जी, ये जो ट्रिपल तलाक है ना, यह तलाक बिदत, ये जनाब सुन्नी लॉ के अंदर ही जनाब पाई जाती है। ये शिया जो लॉ है या शिया स्कूल ऑफ थाट है वहाँ पे, और मालकी के अंदर ये कंसीडर नहीं की जाती। वहाँ पे ये जो है ना तलाक बिदत को प्रैक्टिस नहीं किया जाता। अब इसमें एक ये है कि आप जब इस तलाक बिद्दत जब कर देते हैं, तलाक दे देते हैं, ट्रिपल तलाक एक सांस में, तो फिर उसमें ये होता है कि फिर अगर आप दोबारा अपनी उसी वाइफ से शादी करना चाहते हैं जिसको आपने तलाक दी है, तो फिर उसके लिए उस शादी को दोबारा किसी और से शादी करनी पड़ेगी जिसको हलाला बोलते हैं। फिर उससे वो डिवोर्स लेगी, उसके बाद फिर वो आप उसके साथ दोबारा निकाह में आ सकते हैं। तो ये इसका एक तरीका है। और वैसे जो इंडिया है, इंडिया ने रिसेंटली अब तलाक के बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है कि ये गैर आइनी है, ये मुनासिब नहीं है। ठीक है जी। सो तलाक की 2 बड़ी कैटेगरीज हैं, तलाक के सुन्ना, उसके अंदर नंबर 1 थी तलाक एहसन और तलाक हसन, और उसके बाद दूसरी बड़ी कैटेगरी है तलाक के बिद्दत, ये ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि शोहर हस्बैंड किस तरह तलाक दे रहा है, तो ये वो उसमें आपको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद जनाब 2 और कैटेगरीज आती हैं, 2 और तरीके हैं जिनसे जो है ना हस्बैंड जो है ना वो डिवोर्स दे सकता है। उसमें दूसरी कैटेगरी है, पहली तो हमने सिर्फ तलाक पढ़ ली। ठीक है, तलाक सुन्नत, तलाक बिदत, तलाक सुन्नत की 2 कैटेगरीज, तलाक एहसन, तलाक हसन। ओके जी। अब आती है दूसरी कैटेगरी, वो है इल्ला। इल्ला के अंदर ये है कि अगर शोहर ओथ ले ले, कसम खा ले कि भाईजान मैंने 4 महीने तक कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना, सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम नहीं करना, और वो 4 महीने तक वाकई ऐसे करता है, तो उसके बाद वो भी एक किस्म की शादी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा जो तीसरी तलाक है वो है ज़िहार। इसके अंदर ये होता है, ये ज़ाहिर से निकला है, इसमें ये होता है कि हस्बैंड क्या करता है, अपनी वाइफ को ना अपनी ऐसे रिश्ते के साथ जोड़ता है या उसके साथ मिलाता है जो प्रोहिबिटेड है। यानी अगर वो अपनी वाइफ को कहता है तुम मेरी बहन की तरह लगती हो, या उसको कहता है तुम मेरी माँ जैसी लगती हो, आज तुमने मेरी माँ जैसे कपड़े पहने, आज तुम्हारा देखना उठना बैठना मेरी माँ जैसा है, यानी इस तरह की अगर वो बात करता है, वो अपनी वाइफ को किसी ऐसे रिलेशनशिप अपने रिश्तेदार से मिलाता है जो आपके लिए वो है, ठीक है ना, जिससे आप शादी नहीं कर सकते, यानी आपकी वालदा हो गई, बहनें हो गई, इस तरह। ठीक है जी। तो तब भी शादी टूट जाती है। और इसके लिए भी फिर जनाब ये होता है कि अगर 4 महीने तक वो जो पीरियड है वो उसने गुजारना है, उसके बाद वो 4 महीने के बाद वो एक किस्म का पीरियड है, उसके बाद वो जो डिवोर्स है वो क्या हो जाएगी, वो कंफर्म हो जाएगी। यानी एक इसमें क्या होता है, कंपैरिजन जब आप करते हैं तब भी ये तलाक हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी हस्बैंड की तरफ से तलाक देना, यानी खुद को अलग करना अपनी वाइफ से। उसमें सबसे पहले मैंने आपको तलाक बता दिया, तलाक
तलाक़ सुन्ना। तलाक़ सुन्ना के अंदर दो काइंड्स हैं, तलाक़ एहसन और तलाक़ हसन, ठीक है। और उसके बाद है तलाक़ बिद्दत, और उसके बाद दूसरी बड़ी कैटेगरी है इल्ला, और उसके बाद है ज़िहार। तो ये हो गया हस्बैंड वो किस तरह तलाक़ देता है, किस तरह शादी को वो ख़त्म करता है। अब हम देखेंगे किस तरह वाइफ शादी को ख़त्म करती है। सबसे पहले जब वाइफ तलाक़ देती है तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है तलाक़ तफ़वीज़। तलाक़ तफ़वीज़ क्या है यार? इसमें जो वर्ड तफ़वीज़ है ना, ये अरबी वर्ड है, इसका मतलब है डेलीगेट करना, यानी अपनी पावर किसी और को देना यार, अपना इख्तियार किसी और को देना। यानी तुम कहोगे कि यार ये मैंने काम करना है, या ये मेरा इख्तियार है, ये मेरा राइट है, ये मेरी अथॉरिटी है, मैं खुद इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैंने अपनी पावर तुम्हें देता हूँ, तुम मेरी जगह पे ये काम करना। इसको बोलते हैं डेलीगेट करना। इसमें यह होता है, बड़ा सिंपल करके बताता हूँ। जो शोहर है ना, हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को पावर देता है कि यार तुम ना मुझे तलाक़ दे सकती हो, जब तुम्हें दिल चाहे तुम मेरे से अलग हो सकती हो, ये मैंने अपना राइट तुम्हें डेलीगेट किया। तो इसमें ये एक किस्म का एग्रीमेंट ही होता है मियाँ बीवी के अंदर बीच में, और वो अपनी बीवी को ये राइट दे देता है। ये शादी के वक्त भी दे सकता है, शादी के बाद भी दे सकता है। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि इसका ये मतलब नहीं है कि फिर जो हस्बैंड है उसके पास ये राइट नहीं रहता, उसके पास भी ये राइट रहता है, लेकिन साथ में वो अपना राइट जो है ना वो वाइफ को भी देता है कि यार तुम मेरे से अलग हो सकती हो, जब तुम्हारा दिल चाहे मेरे से तलाक़ मांग सकती हो, ये कर सकती हो, मुझे डिवोर्स दे सकती हो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं तलाक़ तफ़वीज़, यानी ये वाइफ की तरफ से तलाक़ दी जाती है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि मियाँ बीवी दोनों किस तरह एक दूसरे को तलाक़ दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल कंसेंट। इसमें दो बड़ी कैटेगरीज आती हैं, एक खुला और एक है मुबारात। खुला में यह होता है कि खुला में जो वाइफ है ना, वो अपने हस्बैंड से तलाक़ मांगती है या उसको तलाक़ देती है। अच्छा, ये भी एक किस्म का एग्रीमेंट ही होता है कि हस्बैंड वाइफ में एक एग्रीमेंट होती है, और वाइफ कहती है कि भाई मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मुझे खुला चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि इसकी एक कंडीशन ये होती है कि इसके अंदर जो वाइफ है ना, वो पेमेंट करती है, कंसिडरेशन देती है, पैसे देती है शोहर को, या जो हक़ मोहर था वो वापस करती है कि भाई जितना तूने मुझे पैसे दिया था हक़ मोहर, ये वापस लो अपना, और मैं तुमसे अब अलग होगी। यानी वो एक्चुअली क्या करती है कि अगर इसको हम अदर वर्ड्स में देखें, वो तलाक़ जो है ना उससे ना परचेस कर लेती है, ठीक है जी। वो जो वाइफ है ना अपने हस्बैंड से तलाक़ परचेस कर लेती है, और इस तरह से फिर वो अलग हो जाती है। फिर जब वो अलग हो जाती है तो फिर वो दूसरे जो हैं इनहेरिटेंस और दूसरे जो राइट्स वगैरह वो फॉलो नहीं होते। इसमें सिंपल खुला में ये होता है कि वाइफ अपने आप को अपनी शोहर की ओनरशिप से आज़ाद कर लेती है, और बदले में वो शोहर को क्या देती है, पैसे देती है, कंसिडरेशन देती है, कोई भी चीज़ होती है जो उस दे सकते हैं, जो मतलब ठीक है ना, कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ कोई भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद है मुबारात। इसमें यह है कि ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल कंसेंट के साथ एक दूसरे को डिवोर्स दे सकते हैं, दोनों एग्रीमेंट कर लें और कहेंगे ठीक है जी हम दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मुबारात। ठीक हो गया जी। सो ये होगी तीसरी काइंड। अब आती है चौथी काइंड, बाय जुडिशल डिक्री, यानी जब अदालत का कोई फ़ैसला आए और उसमें दोनों मियाँ बीवी अलग हो जाएं। अब उसमें सबसे पहले है लियान। इसमें क्या होता है यार? इसमें यह होता है अगर शोहर अपनी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि तुम बदकार हो, तुम बदचलन हो, तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं है, ठीक है, तो उसमें फिर यह है कि वाइफ जो है ना अदालत जा सकती है, उसको कहेगी कि जी अदालत इसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है। फिर अदालत शोहर को कहेगी कि हाँ भाईजान जो इल्ज़ाम लगाया है पहले साबित करो। अगर साबित नहीं कर पाता तो उसके बाद वाइफ जो है ना अदालत को कह सकती है, कोर्ट को, कि जनाब मुझे आप फिर इससे आज़ाद करें, मुझे इससे तलाक़ चाहिए, ठीक है। तो अदालत फिर उसको अलग कर देगी, हुक्म देगी कि भाई आज के बाद ये तुम्हारी वाइफ नहीं है, ठीक है जी। तो ये होती है लियान, यानी लियान में आपने इल्ज़ाम लगाया वाइफ के ऊपर, वो अदालत चली गई, अदालत में आप साबित नहीं कर पाए तो अदालत ने हुक्म दिया और उसमें फिर आपकी वाइफ आपके निकाह से निकल जाती है। ठीक हो गया, यानी अदालत के हुक्म की वजह से वो शादी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जनाब दूसरी बड़ी कैटेगरी है फसक। अच्छा, ये फसक में ये है कि इसमें भी जो है इसका मतलब होता है एनलमेंट करना, किसी चीज़ का ख़त्म करना। अब इसमें ये होता है कि अदालत ना निकाह को ख़त्म कर सकती है, लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। वो किस तरह ख़त्म कर सकती है कि वाइफ जो है ना वो अदालत चली जाएगी, अदालत में जाके कहेगी कि जनाब ये मेरे साथ इश्यूज़ हैं, मुझे अपने हस्बैंड से आज़ाद कर दें, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, या कोई भी कंडीशंस हैं, ठीक है। अब वो कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, किन ग्राउंड्स के ऊपर अदालत जो है ना एक वाइफ को अपने हस्बैंड से अलग कर सकती है या उनकी शादी को तोड़ सकती है। अब उसमें सबसे पहली कैटेगरी ये है एब्सेंस ऑफ हस्बैंड। अगर उस खातून का जो शोहर है, हस्बैंड है, वो 4 साल तक गायब है, पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ निकल गया है, या अगवा हो गया, घर से निकल गया था, वापस ही नहीं आया,
तो 4 साल हो गए तो फिर अदालत जो है ना वो जो उसकी वाइफ है वो अदालत जाएगी और अदालत को कहेगी कि जी मेरा शोहर जो है ना 4 सालों से गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया है। तो फिर अदालत फैसला देगी और उसको कहेगी ठीक है जी, आज के बाद तुम दूसरी शादी कर सकती हो, अब तुम्हारी शादी टूट चुकी है, तुम्हारा वो शहर पता नहीं कहाँ पे है। ठीक है जी। लेकिन इसमें यह है कि वो अदालत का जो फैसला होगा ना वो 6 महीने के बाद ही यानी कि एप्लीकेबल होगा, एक्टिव होगा। तो यानी 6 महीने का फिर भी टाइम दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो आ जाता है तो बचत हो जाएगी, शादी रह जाएगी, नहीं तो शादी टूट जाएगी, वो वाइफ फिर दूसरी शादी कर सकती है। ठीक है वो जी। यानी ये अदालत के हुक्म से वो अलग हो गया अपने शोहर से, क्योंकि उसका शोहर जो है ना 4 साल तक गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया है, और बताया भी नहीं उसने, ना बात हो रही है ना पता चल रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर 2 साल तक शोहर अपनी बीवी को उसका ख्याल ना रखे, उसकी जो मेंटेनेंस है, उसकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं कर रहा, तब भी वाइफ जो है ना अदालत से तलाक ले सकती है कि मुझे तलाक दी जाए, मैं अपने शोहर से अलग होना चाहती हूँ क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, ये इसने मेरा खर्चा पानी बंद किया हुआ है, मेरा ख्याल नहीं रखता। ठीक है जी। जो उसकी ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरीके से अगर शोहर को किसी मुकदमे के अंदर 7 साल की सज़ा हो जाती है तो उसके बाद भी अगर वाइफ चाहे तो अदालत जाके ये कह सकती है कि जी मेरा शोहर जो है ना 7 साल के लिए कैद है, अब मैं क्या करूं, तो मैं बस अलग होना चाहती हूं उससे, तो वो दूसरी शादी कर सकती है, वो तलाक ले सकती है। इसके अलावा जो म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस हैं, अगर वो हस्बैंड पूरी नहीं कर रहा, जो जिम्मेदारियां हैं, जो काम काज हैं वो पूरी नहीं कर रहे, तो उसमें भी अब वाइफ जो है ना वो डिवोर्स ले सकती है। लेकिन यह है कि 3 साल तक उसने कोई भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की तो तब भी वाइफ जो है ना अदालत जाके उसके ख़िलाफ़ तलाक ले सकती है। इसी तरीके से अगर हस्बैंड जो है ना इम्पोर्टेंट बन जाए, यानी कि सेक्सुअली तौर पे वो इनएक्टिव हो या जो है ना फिज़िकली वो स्टेबल ना हो, ठीक है, कि कोहैबिटेशन करने के लिए वो लायक ही ना हो, उसके अंदर वो चीज़ हो ही ना, ठीक है, और ये शादी से पहले और शादी के बाद भी बड़े अरसे तक रहा हो, तो उस सूरत में भी वाइफ जो है ना वो अदालत जा सकती है और अदालत को कह सकती है कि जाइए ये तो बंदा किसी काम का नहीं है, तो मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं इससे अलग होना चाहती हूँ। ठीक है जी। इसके अलावा अगर शोहर को ऐसी बीमारी लग जाए और वो भी खुसूसन 2 साल के लिए, कि वो इतनी यानी कि वायरल इन्फेक्शन हो कि उसके साथ उसके करीब जाओ तो कोई और बेचारा वो भी उसको भी बीमारी लग जाए, ठीक है ना, और इस तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन हो, इस तरह की कोई यानी कि ख़तरनाक बीमारी हो, तो उस सूरत में भी वाइफ जो है ना अदालत जाके जुडिशल डिक्री ले सकती है तलाक के हवाले से। अच्छा जी। इसके अलावा एक और तरीका भी है, वो ये है कि बीवी जो थी ना उसका निकाह हुआ था जब वो 16-17 साल की थी, उसका निकाह हो चुका था लेकिन उसकी रुखसती नहीं हुई, यानी कोहैबिटेशन का पीरियड शुरू नहीं हुआ, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ। अब ये 18 साल की हो चुकी है और उस वक्त तो इसके जो गार्डियन थे, माँ बाप ने इसका निकाह करवा लिया था, लेकिन अब 18 साल की हो गई है, अब इसकी रुखसती होने वाली है, अब इसको पता चला है कि नहीं यार ये बंदा तो ठीक नहीं है, ठीक है, तो इस सूरत में भी वो अदालत से जाके तलाक ले सकती है, लेकिन शर्त यह है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हुआ हो। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हस्बैंड ज़ालिम है, जुल्म करता है, बदतमीज़ी करता है, वाइफ के हक़ और राइट्स पूरे नहीं करता, उस पे उसके ऊपर तशद्दुद करता है, मार पीटता है, तो उस बुनियाद के ऊपर भी वाइफ जो है ना अदालत जाके इसके ख़िलाफ़ तलाक ले सकती है। इसके अलावा कोई और भी ग्राउंड हो सकता है जो रीज़नेबल हो हर लिहाज से, जिसमें ज़्यादती हो रही हो औरत के साथ और औरत हक़ पे हो, तब भी वो जो वाइफ है ना वो अदालत से तलाक ले सकती है। दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक। इसमें मैंने बहुत कोशिश की है कि बहुत सिंपल करके मैं आपको बताऊं कि भाई तलाक जो है ना जो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कौन से हैं, किन तरीक़ों से शादी टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले बाय एक्ट ऑफ गॉड, जिसमें नेचुरली किसी की डेथ हो जाए तब भी शादी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद है दूसरी बड़ी कैटेगरी बाय पार्टीज़, यानी जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को तलाक दे दें। इसमें पहले मैंने बताया कि हस्बैंड कौन सी तलाक़ें दे सकता है। उसमें सबसे पहले तो तलाक़ आ गई, उसके अंदर 2 कैटेगरीज़ हैं, तलाक़ सुन्ना, तलाक़ बिदअत। तलाक़ सुन्ना की भी 2 कैटेगरीज़ हैं, तलाक़ एहसन, तलाक़ हसन। इसके बाद है इल्ला और ज़िहार, इसके ज़रिए भी वो तलाक़ दे सकता है। उसके बाद जो वाइफ़ है वो उसके पास एक ही राइट है, तलाक़ तफ़वीज़। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि कुछ जगहों पे या कुछ किताबों के अंदर ना ये जो खुला है ना, ये
वाइफ़ की कैटेगरी में डाला गया है कि ये वाइफ़ का राइट है, लेकिन कुछ बुक्स कहती हैं कि नहीं, खुला जो है ना एक्चुअली ये शुरू में होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट ही है, लेकिन इसको यूज़ जो है ना वो करती है वाइफ़ ही करती है, ठीक है। सो इसीलिए उसको कभी म्यूचुअल कैटेगरी के अंदर रखते हैं, कभी वाइफ़ की कैटेगरी में डाल देते हैं कुछ बुक्स। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन आपने पेपर में खुला का जिक्र ज़रूर करना है, बाकी कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद म्यूचुअल कंसेंट के अंदर मैंने आपको खुला बताया, मुबारात बताया, यानी ये वो तो दो तरीके हैं जिससे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को अपनी मर्ज़ी से, रज़ामंदी से एग्रीमेंट करके एक दूसरे को तलाक देते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह अदालती फ़ैसले से तलाक हो जाती है। वो उसमें सबसे बड़ी कैटेगरी लियान है, जब हस्बैंड अपनी वाइफ पे इल्ज़ाम लगाता है बदकारी का और साबित नहीं कर पाता, तो उसके बाद फिर वो अदालत जो है ना इन दोनों मियाँ बीवी को अलग कर देती है, इनकी डिवोर्स करवा देती है। और दूसरा तरीका है फसक। फसक के अंदर मैंने आपको बताया कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशंस हैं हस्बैंड के हवाले से, तो वाइफ के पास ये राइट है कि वो अदालत जाके तलाक ले सकती है अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। और ये जो मैंने नोट्स बताएं, जो मटेरियल इसमें जो मेंशन किया है, बड़े काम का मटेरियल है और बड़ा इजी लैंग्वेज है, इसको आप एग्ज़ाम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।